तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बरकरार रखे होंगे। तो मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र होने वाला है मेरे भाई लोग, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, साइंस का पूरे भौतिक विज्ञान के 50 बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। अब देखो, पिछले वाले वीडियो में हमने पूरे रसायन विज्ञान का 50 बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग लिए थे। इस वाले वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 50 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि पेपर के दृष्टि से आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुविकल्पी का जमाना चल रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। बहुविकल्पी का जमाना चल रहा है, 20 बहुविकल्पी आते हैं और चाप का नंबर आपको देते हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग मिस नहीं करेंगे। जितने भी प्रॉपर बहुविकल्पी आप सभी को बताए जा रहे हैं, सबका एकदम प्रॉपर रिवीजन करिए, एकदम ब्रह्मास्त्र होकर के एकदम सोच लीजिए इस टाइम पे वो वक्त आ गया है पढ़ाई करने का, ठीक है। वो मुझसे दूर कितनी है, मैं उससे दूर कितना हूँ, मतलब पेपर मुझसे कितना दूर है, मैं उससे कितना दूर हूँ, ठीक है। तो पेपर एकदम आपके समीप आ गया है, आपके आंखों के सामने आ चुका है। 24 फरवरी को पेपर होने वाला है, तो आप लोग जम के तैयारी करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा है सर, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोटर, सॉरी ये दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं ना, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, ठीक। पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करता है। तो मेरे भाई, जब आपको प्रकाश चैप्टर पढ़ाया गया था तो आप लोग उसमें देखे होंगे ना कि प्रकाश के गुणों के बारे में, किसके बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में। तो हमने बताया था कि प्रकाश जो गमन करता है वो किस में करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी रेखा में गमन करता है, किसी भी दिशा में गमन करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कमेंट करो कि सर पहले का ए या बी या सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। इसे तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाश की किरण गमन करता है एक सीधी रेखा में, प्रकाश की किरण गमन करता है कहाँ पे, सीधी रेखा में, आप याद रखोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि जो प्रकाश की किरण है वो गमन करती है, कहाँ गमन करती है भाई, एक सीधी रेखा में गमन करती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 7 करोड़ का है, ठीक है, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है मोटर गाड़ी, ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक मतलब जो मोटर गाड़ी आप देखते हो ना आपके घरों में, कार वगैरह खड़े होंगे, तो चालक मतलब जैसे आपके मम्मी या पापा होंगे, ठीक है, सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण। देखो, ये कोई कार होती है, जैसे आप कोई कार बनाओ, या तो हम बना नहीं रहे लेकिन कार समझो, आपके घर में कार है, जब आपके पापा चलाते हैं तो बगल में एक कांच लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है, एक शीशा लगा होता है। वो बना किसका होता है ये आपसे पूछ रहा है। समतल दर्पण का बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, उत्तल दर्पण, थोड़ा सा देख लीजिए, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का, ठीक है। तो किसका बना होता है, तो मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे हीरे, मेरे पीरे, ठीक है। तो गाड़ी मोटर के चालक के सामने लगा होता है, वो लगा होता है उत्तल दर्पण। क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं, अगली दुनिया में चलते हैं। अगला दुनिया क्या कहती है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण मतलब कि ऐसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जो आप घरों में अपना चेहरा देखते हो ना मेरे भाई, वो कौन सा दर्पण है मेरे भाई, वो कौन सा दर्पण है बताओ। आप घर में सुबह सुबह उठे, स्कूल जाना है भाई, स्कूल जाना है तो बना ठना के जाना है, तो आप आए भाई, नहा धो के आए, कंघी उंघी लिए और दर्पण लेके इसे झाड़ रहे हो, तो वो दर्पण कौन सा दर्पण होता है मेरे लाल, समतल दर्पण होता है। बताओ, इतना छोटी सी बात आप नहीं बता पाओगे तो सोच लो आप भाई क्या क्या कहें आपके लिए, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनता है, बना प्रतिबिंब मतलब जो समतल दर्पण में जो हमारा इमेज बनता है, जो छाया बनता है, वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, या वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं मेरे भाई। तो देखिए, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, देखो यहाँ से दो चीजें पूछता है समतल दर्पण से। क्या पूछता है, समतल दर्पण से दो चीजें पूछता है। पहली चीज ये पूछता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या पूछता है मेरे भाई, फोकस दूरी तो होती है अनंत, क्या होती है, अनंत। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है, दूसरी चीज ये पूछता है कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है,
वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और मतलब प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, तो वो बनता है आभासी। क्या बनता है? आभासी। ठीक है, आभासी बनता है। इसी को आप बोल सकते हो काल्पनिक। क्या बनता है मेरे लाल? काल्पनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा इसको देख के बताओ। तो फोकस दूरी तो हो भाई अभी आगे पूछेगा ही। प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है मेरे लाल। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर आपसे पूछे कि समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी यदि आपसे पूछे तो समतल दर्पण की फोकस दूरी मेरे भाई अनंत होती है। तो देखो इसी से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा नंबर देखो, करे प्रकाश किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश किरण, जैसे बहुत सारे प्रकाश किरण है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारे प्रकाश किरण है, इनके समूह जब ये एक साथ हो जाते हैं, जैसे अलग अलग किरणें हैं वो एक साथ हो जाए, जैसे आप लोग बोलते हो भाई फलाने ये मतलब आपके बहुत सारे दोस्त हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे क्या कहते हैं, मोहित है, सुनील है, रोहन है, सब हैं। जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कहते हैं भाई ये हमारे क्या कहते हैं भाई लोग हैं, हमारे झुंड है। क्या है? झुंड है। ऐसे यहाँ पे किरण है, जब किरण सभी लोग अलग अलग भाई लोग हैं जब इकट्ठा हो जाएंगे तो वो आपके क्या कहलाते हैं? किरण पुंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किरण पुंज। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश स्रोत का क्या मतलब होता है? प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश निकले, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, जहां से प्रकाश निकले वो प्रकाश स्रोत होता है। प्रदीप्त अलग है, प्रकीर्णन अलग है, अब इन्हें नहीं बताएंगे। ठीक है, तो किरण पुंज बोलते हैं जब बहुत सारी किरणें आपस में मिल जाएं, यानी समूह हो जाए, बहुत सारी किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। करे उत्तल लेंस को कहते हैं मेरे भाई, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे आप हो ना, ठीक है, आप हो, आपका नाम क्या है? आप कहोगे सर मेरा नाम मोहन है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। ठीक है, और आप थोड़ा सा दुबले सावले हैं, ठीक है, और घर पे आपका नाम रख दे कलुआ। क्या नाम रख दे? कलुआ। तो एक नाम तो आपका स्कूल वाला मोहन हो गया, स्कूल में गए अपना दबदबा बनाए हुए हो, ठीक है, कि भाई मोहन है, भाई मोहन भाई, मोहन भाई। घर पे मम्मी बुला दी, कलुआ एक बाल्टी पानी लाओ, लो इज्जत तुम्हारी डाउन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं भाई? इनका एक नाम और है, वो नाम कौन सा है? देखो बात बताएं आपको, अगर अवतल की बात करा, अवतल लेंस की बात करा, ठीक है, अगर अवतल लेंस की बात करेगा तो अवतल लेंस का नाम होता है भाई, एक नाम होता है अपसारी लेंस। क्या होता है? अपसारी लेंस। ये होता है अपसारी लेंस। ठीक है, और अगर उत्तल लेंस की बात करा, उत्तल लेंस की बात करेगा, ठीक है, तो वो उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। ठीक है, तो देखो हमारी बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? ये बताओ, अगर आपसे अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस का एक नाम है अपसारी लेंस, उत्तल लेंस का एक नाम है अभिसारी लेंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं भैया? अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर इसके जगह पे आपको अवतल पूछ ले तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो सेम टू सेम वही चीजें आ गई ना। अब इसे आप बताओ, इसे बताओ, अभी पीछे बताया है ना कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस का एक नाम क्या होता है? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस हो गया? अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जैसे आपके सामने हम कहें, अगर आपके सामने हम बोले कि भाई आपको जल दे दे, कांच दे दे, प्लास्टिक दे दे, मिट्टी दे दे, अब कह दे भैया आप इससे लेंस बनाओ। क्या बनाओ? लेंस बनाओ। तो आप लेंस को बना सकते हो क्या? किस किस चीज से बना सकते हो? तो कहोगे भाई साहब जल से लेंस बना सकते हैं। ठीक है, रुक जाओ जरा, जल से लेंस बना सकते हैं, ठीक है, कांच से भी लेंस बन सकता है, ये भी ठीक है, प्लास्टिक से भी लेंस बन सकता है, ठीक है साहब। मिट्टी से क्या लेंस बना पाओगे क्या? लेंस का मतलब पारदर्शी, प्रकाश इस पार से उस पार हो जाए, तो भाई जल में प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता है, ठीक है, कांच में प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता है, प्लास्टिक में प्रकाश इस पार से उस पार हो सकता है। क्या बताओ मिट्टी में से प्रकाश इस पार से उस पार हो जाएगा क्या? जैसे आपके घर में दीवार हो, इधर लाइट बार हो, क्या उधर हो पाएगा क्या? नहीं। तो यह पारदर्शी है, यानी मिट्टी से आप लेंस नहीं बना सकते। ठीक है,
मिट्टी से आप लेंस नहीं बना सकते, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, आपके सामने करा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। ठीक है मेरे भाई, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी आपको वो बताना है। तो हमें आपको एक फॉर्मूला बता दें, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, F बराबर बताओ R/2 होता है कि नहीं, बोलो। ठीक है, ये पढ़ाए हुए हैं आपको, F बराबर R/2 ये पढ़ाए हुए हैं। अब हमसे कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी 10 है, तो सर F के जगह क्या रख दो, 10 रख दो। आपको क्या निकालना है, ये R निकालना है, यानी वक्रता त्रिज्या निकालना है। R को U का U ही रहने दो, 2 रहेगा, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, यानी R बराबर 10 गुणे 2, यानी R बराबर क्या आ जाएगा 20 सेमी, क्या आ जाएगा 20 सेमी। ठीक है, बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ बताओ कौन सा सही है, 10 सेमी 20 सेमी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया राइट। और आपको एक ट्रिक बता दे, याद रखना, क्या बता दे, ट्रिक बता दे। ठीक है, वो ट्रिक क्या है ध्यान समझो, जब फोकस दूरी आपको देगा, ठीक है, फोकस दूरी यानी F आपको दिया, तो R निकालने के लिए जो भी दिए रहेगा उसका 2 गुना कर देना। जैसे 10 दिया है तो इसका 2 गुना 20, 20 दिए रहेगा 2 गुना 40, 40 दे रहेगा तो उसका 2 गुना 80, ऐसे कर देना है। अगर यदि आपको R दे दे, अब आपसे F पूछे तो उसका आधा कर देना। ठीक है, उसका क्या कर देना, आधा कर देना। तो सिंपल सी बात है, ये R दिया रहे, F पूछे तो आप उसका आधा कर देना। अगर ये 50 है, R 50 है, तो F आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है जरा ध्यान समझो। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम क्या होता है कि जब कोई चिकना तल है और इस चिकने तल पे कोई प्रकाश किरणें क्या करती है, टकराती है, तो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, यही परावर्तन है। और लेकिन परावर्तन का नियम क्या होता है भाई लोग, ये कोण I होता है, ये कोण क्या होता है R होता है। तो पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपतन कोण है और ये क्या है, परावर्तन कोण। तो अपवर्तन का नियम यही बोलता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ये फर्जी सा क्वेश्चन है, ये आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जाके वहां से देखिए। ठीक है, अगला क्या है भाई साहब, करा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। लो भाई, अब सोच लो कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आप बता पाओगे ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई है नहीं। ठीक है, आपसे बड़ा मूर्ख इंसान इसलिए कोई नहीं है क्योंकि चाहे वो आपसे परावर्तन का नियम पूछ ले या आपसे अपवर्तन का नियम पूछ ले, दोनों 2 ही होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसके जगह पे परावर्तन पूछ ले कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं, या आपसे पूछे कि अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो दोनों 2 ही होते हैं, याद रखना, प्रथम नियम द्वितीय नियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं बता पाओगे तो आप बहुत बड़े महान आत्मा हो। ठीक है, एकदम ब्रह्मा हो। ठीक, अब आ जाओ भाई, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। पहले तो ये बताओ आवर्धन होता है, आवर्धन होता क्या है, मैग्निफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो आवर्धन बराबर होता क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और ये जीता जागता फार्मूला जिंदाबाद क्या होता है भाई साहब, ये होता है h डैश अपान में h बराबर माइनस v अपान में u। और खासकर यहाँ पे किसकी बात चल रही है, अवतल लेंस की बात चल रही है। वस्तु ऋणात्मक लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन इसमें सही है। ठीक है, तो u अपान में v अपान में u, कौन सा ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अभी जो बताए हुए हैं फॉर्मूला लिखवाए वही चीज है, ध्यान समझो। करे गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। एकदम IMP लगा दो, आंख नाक कान खोल करके भाई IMP लगा दो कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
क्यों महत्वपूर्ण है, उठा के आंसर देख लो, बहुत पेपर में कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है, गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है मेरे भाई, क्या संबंध होता है। तो बताए थे आप लोग को कि जो फोकस दूरी होती है मेरे लाल, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। सिंपल सा प्रोसेस है भाई, अगर ये नहीं जानते तो क्या जाने यार। अब जीवन में पैदा होके सोच लो कि कुछ नहीं कि अपने लाइफ में अगर इसको नहीं जाने तो यानी F बराबर R/2 ही होता है। ये सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, आपके घर में हर एक व्यक्ति जानता है कि F बराबर R/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम R निकालें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी R बराबर 2F हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ये बता दो हमें। R बराबर 2F यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं, नहीं आएगा कमेंट करना, सर जी हमें नहीं आया। तुम्हारे पास मोबाइल में घुस के तुम्हें बताएंगे, इतना याद रखे रहना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन जीता जागता 7 करोड़ का क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ना पता हो तो बता दें आप लोगों को। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल को c से रिप्रेजेंट करते हैं। c यानी स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो प्रकाश की चाल होती है c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जो प्रकाश चल रही है भाई वो कितनी रफ्तार से चल रही है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसके इतने रफ्तार से चल रही है। तो इसमें बताओ ये ऑप्शन A B C D में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और अगर यही आपसे पूछे जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जल में अलग होती है, कांच में अलग होती है, सब में अलग अलग होता है। लेकिन पेपर में आपसे ये पूछ लेता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात का मतलब जहां पे केवल एक ही माध्यम हो और कोई दूसरा माध्यम आप उपस्थित ना हो। ठीक है, चलो आगे चल जाएं, बता दो आगे चल जाए मेरे लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। देखो ये आपका आंख है, कहोगे यस सर ये हमारा आंख है। अब आंख क्या करता है, सारी वस्तुओं को देखता है, अब देखकर बता देता है कि भाई ये पेन है और ये शर्ट है, ठीक है, ये बोर्ड है, ये देख के बता देता है। कौन देख के बताता है, ये हमारा आंख। ठीक है, अब आंख क्या करता है, बड़ा ध्यान समझो। तो पहले तो किसी वस्तु को देखता है, भाई साहब किसी वस्तु को देखा, प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ी, वस्तु पड़ी, पड़ने के बाद हमारी आंखों पड़ी, ये वस्तु हमें दिखाई दी। और जैसे ही वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंची तो हमारा एक प्रतिबिंब बनेगा, वो भी आंख पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे मेरे लाल। कहाँ बनेगा, रेटिना पे या दृष्टिपटल। कहीं कहीं बुक में दृष्टिपटल देख जाए तो लड़के लोग कहते हैं अरे सर आप तो रेटिना बताए थे, एग्जामिनर क्या पूछ लिया क्वेश्चन यार, आप बताओ रेटिना पूछेगा दृष्टिपटल। इसलिए हम भी थोड़ा सा आप लोग के लिए चालाकी दिखा दिए, रेटिना और दृष्टिपटल दोनों ला के आ गए, दोनों लिख दिए भैया कि अगर आपको रेटिना पूछा तो रेटिना बिना देखे आप टिक मारोगे, दृष्टिपटल पूछा तो दृष्टिपटल मारोगे। ठीक है, तो कार्निया, परितारिका, पुतली, इन सभी पे नहीं। कहाँ पे मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, तो मानव नेत्र यानी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है आपका वो रेटिना पे बनता है या फिर दृष्टिपटल बनता है मेरे लाल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया इसलिए यहाँ लाए गए है ना। अब चलो एक बात बताओ, अगर इसको बता ले गए ना, सच बता रहे मेरे भाई, इसको बता ले गए तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, अब पढ़ाई अपना बढ़िया कर रहे हो। कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी, मतलब हमारी आंखों में लेंस है, ठीक है चलो साहब ठीक, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। अब तो तू लोग के एक नॉर्मल भाषा में समझा रहे, जैसे हम ऐसे घर में क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोग हो घर में क्या किए, ऐसे मोबाइल चला रहे हो, क्या चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो। अब पप्पा जी आपके आए, पप्पा जी आए, दरवाजा खोले, अभी आपकी फोकस दूरी यहीं तक है। जैसे पप्पा जी दरवाजा खोले तैसे आपकी नजर पड़ गई, हाँ बाबू हमारे आ गए। अब आपकी फोकस दूरी क्या हो गई, बदल गई। अभी फोकस दूरी यहीं थी, अब पप्पा तक पहुंच गई। यानी कौन करता है ये काम कौन करता है भाई, अपनी फोकस दूरी को बदलता कौन है, कौन बदलता है भाई, तो नेत्र की समंजन क्षमता।
नेत्र की समंजन क्षमता आपकी आंखों की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार क्या करती रहती है, बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखो पहले तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा करें और समझाते रहे ना, तो दिमाग लगा लिया करो कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले देखो स्मार्ट बच्चों का तरीका यही होता है, सर जी ने क्वेश्चन दिखाया और आप क्या कर दिए, मारना टिक स्टार्ट कर दिए, चलो भाई राम राम जपो, आगे चलो। 16 नंबर की ओर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो एक बात आपको बता दें, एकदम बढ़िया सा, एकदम सुशील सा, एकदम से दिल बहलाने वाला क्वेश्चन है। सोच लो ये पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें एक ही में आ गया, दो लोग एक ही में आ गया, कभी अलग भी आ सकता है। जरा ध्यान समझना, जब आपसे निकट बिंदु पूछे, कौन सा बिंदु पूछे, निकट बिंदु पूछे, तो आप सीधा सीधा बोलना कि सर 25 सेमी होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। आपसे दूर बिंदु पूछे, क्या पूछे, दूर बिंदु पूछे, तो खा जाओ अपनी कसम कि हमको अनंत बोलना है। क्या बोलना है, अनंत बोलना है, बताओ, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि निकट बिंदु मतलब कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए अगर हम निकट बिंदु की बात करें तो 25 सेमी होता है, लेकिन दूर बिंदु की बात करें तो मेरे भाई अनंत होता है। अब इसमें कह रहा है कि निकट और दूर बिंदु दोनों पूछा है, निकट और दूर बिंदु क्या पूछा है, दोनों पूछा है। ये लाइट को क्या हुआ भाई, ये लाइट को क्या हुआ, ठीक है भाई, हमारे यहाँ ना लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बने रहिए, एकदम मजे रहिए, ठीक है। तो बताओ 25 सेमी और क्या होगा, अनंत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, इसे टिक मारोगे। तो आपसे कभी ऐसे पूछ ले निकट बिंदु तो 25 सेमी पे मारना, दूर बिंदु पूछे तो अनंत मारना, दोनों पूछे तो 25 सेमी और अनंत दोनों पे मारना है, ठीक है। चले आगे, बोलो बोलो, चल जाए, चलो चलते हैं नदी के उस पार और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। मेरे भाई अब बताओ, जो नेत्र मतलब ये मेरा आंख है, वो कहाँ की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, वो कहाँ की वस्तुओं को देख नहीं पा रहा है, वो दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, मतलब दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, तो देख पा क्या रहा है, पास की वस्तु देख पा रहा है। तो अब बताओ दोष क्या होता है, पास की वस्तु देखे दूर की वस्तु न देखे तो उसके नेत्र में कौन सा दोष होता है, बताओ। अब तो समझदार हो यार, निकट दृष्टि दोष होता है, तो इसमें भी कौन सा दोष होगा मेरे भैया, कौन सा दोष होगा बताओ, निकट दृष्टि दोष होगा। सीधी सी बात है, कह रहा है दूर की नहीं देख रहा है लेकिन निकट का देख रहा है। कहाँ का देख रहा है, निकट, यानी पास की देख पा रहा है, दूर का नहीं देख रहा है। ऐसे दोष आपके कौन से दोष कहलाते हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं भैया, दूर दृष्टि दोष उसे बोलते हैं जो दूर की वस्तु देख पाए निकट की वस्तु न देख पाए, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और कहते हैं ना जरा दृष्टि दोष किसे बोलते हैं, जरा दृष्टि मतलब जरा सा निकट का दोष होगा, जरा सा दूर का दृष्टि होगा तो जरा जरा होगा। गाना सुने हो, पास वो आने लगे जरा जरा, ठीक है। तो पास वो आने लगे जरा जरा, जिसमें निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाए, वो आपके जरा दृष्टि दोष हो जाएंगे। और वर्णांतता के बारे में हम नहीं चलते, आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। चलिए आगे चल जाए, बताओ आगे चल जाए। चलो ये रहा लाजवाब क्वेश्चन, एकदम 7 करोड़ के आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। देखो चंद्रमा पर खड़े जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो वहां पे गए होते हैं, ठीक है, उनको आकाश प्रतीत होता है, यानी आकाश कैसा दिखाई देता है। अब इसका जवाब नहीं दिए ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब नहीं दिए भैया, तुमको बता रहे ना, बोले थे एक बार उस वीडियो में, तुम्हारे पास थोड़ा घुस जाएंगे मोबाइल में, बढ़ाते बढ़ाते तुम्हारे पास हो जाएंगे। बेटवा बताओ, इसको तुमको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, बताओ फर्जी क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी अंतरिक्ष पे जो यात्री खड़े होंगे उनको आकाश कैसा दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाया, काला, कलुआ, नाम तो सुना होगा ना सुना होगा तो सुन लो भैया। अंतरिक्ष में खड़े यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला, ठीक है। कलुआ को नहीं जानते, यानी कौनों को नहीं जानते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर, ठीक है। अगला नंबर क्या है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो देखो 2 प्रकार के दोष हमने बोला कि जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। जब आपको निकट दृष्टि दोष की बात करेगा, किसकी बात, निकट दृष्टि दोष की बात करेगा, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के चश्मे में हम लगाते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस, देखो भाई साहब, आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, हम बहुत सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कैसे कैसे पेपर में आ सकता है वो बता रहे हैं। यानी 50 बहुविकल्पी तो बहाना है आपको बताने के,
सच बताएं तो 50 का दुगना आपको बता देते हैं, यानी 100 कर देते हैं। इतना याद रख लेना। अगर ऐसे बरकरार रहे, आप हमारे चैनल पे जुड़े रहे ना। और एक काम आप बहुत नहीं करते हो भाई, अच्छे बच्चे हो भाई, वीडियो को शेयर किया करो, अपने दोस्तों के पास ये पहुंचाया करो कि भाई आप लाभ उठा रहे हो, वो भी लाभ उठाए। आप लगे पड़े हो अपने में देख रहे हो, दूसरे को शेयर ही नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो आप राजा बन जाओ, वो राजा नहीं भिखारी ही रह जाए। ठीक है, तो चलो भाई साहब राजा बनो, आप भी बनो, उसे भी बनाओ। तो निकट दृष्टि दोष की बात करा तो उसके नेत्र में भाई साहब, उसके जो चश्मे में हम लोग अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। अगर यही दूर की बात करेगा, दूर दृष्टि दोष की बात करेगा तो सच बता दो, सच बता दो कौन सा चश्मे में लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। कौन सा? उत्तल लेंस। अब कहोगे सर मौज कर रहे हो आप, ठीक है, ऐसे बता रहे हो, चलो ठीक है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस होता है मेरे लाल? यहाँ देखो अवतल लेंस होता है। यही आपका अगर दूर दृष्टि दोष पूछता तो कौन सा लेंस हो जाता? उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके 20 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। भाई ये अखिया देख रहे हो ना, ये अखिया देख रहे हो ना, ये आंख में कौन सा लेंस होता है मेरे लाल? ये आंख में कौन सा लेंस होता है बताओ? कहोगे सर बता दूं, बता दो। तो आंख में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कहीं कहीं ऐसे लिखता है द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस का मतलब होता है, देखो उत्तल लेंस ऐसे बनता है जिनके ये वाले भी पृष्ठ उत्तल हो और ये वाले भी पृष्ठ उत्तल हो। तो आंख में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। अभी ये कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है जो वीडियो, उस कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है? वहां भी उत्तल लेंस ही लगा होता है। जितने भी फोटोग्राफी कैमरे होते हैं, या ऐसे पूछता है कि फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है, तो फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस ही लगा होता है। बताओ, अब इसे नहीं बता पाओगे यार, तुम क्या ही तुमको कहें। सच बता रहे, एकदम वो वाली फीलिंग आ रही है तुमको भाई कि अच्छे बच्चे वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, कि आप लोग अच्छे बच्चे नहीं हो, इसे नहीं बता पा रहे हो। चलो ये बताओ, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण मेरे भाई? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला। ठीक है, किसके कारण होता है? तो आप याद रखोगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब कहोगे सर थोड़ा सा बता दो कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है ना, तो आप थोड़ा सा बता दें कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। चलो अच्छा, तुम कहते हो तो बता ही देते हैं। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरे जहाँ पे धूल उल के कण हो, और वहां से गुजरने के बाद सभी दिशाओं में प्रकाश क्या हो जाए? फैल जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे आप देखो सिनेमा हॉल में पिक्चर चलती रहती है ना, तो प्रकाश आती रहती है, बीच में धूल उड़ते रहते हैं ना, तो आपका क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो आकाश होता है वो क्या होता है? नीला दिखाई देता है मेरे लाल। ठीक है, चलो आगे चलें, आगे चले भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके 22वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? करें एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? कोई प्रिज्म हो, प्रिज्म हो, ठीक है भाई साहब, कितने सतह से घिरा होता है बताओ। अब अगर ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, तुम लोग कहते हो कैसे? तुम लोग बनाते प्रिज्म हो ऐसे भैया, ऐसे देखो प्रिज्म ऐसे होता है ना, कहोगे हाँ भैया प्रिज्म ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे टाइप का। ठीक है, ऐसे। अब ऐसे अंदर की तरफ होता है, तो ये नहीं बना रहे, आप ऐसे समझो। तो एक बात समझो, ये प्रिज्म है, चलो ठीक है साहब, ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म में कितने कह रहा है, कितने सतह से ये घिरा होता है? तो एक चीज देखो, एक ये है, एक हो गया, चलो ठीक है, ये एक हो गया। ये बगल वाला क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके पीछे वाला कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके नीचे वाला कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? 5। ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? 5। तो यानी कुल कितने फलक होते हैं इसमें? इस प्रिज्म में 5 सतहों से क्या होता है? घिरा। देखो कैसे, एक इधर वाला, ठीक है, एक इधर वाला, ठीक। अच्छा रुको बच्चों, हम लोग प्रिज्म दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है, प्रिज्म दिखाते हैं। दीजिए सर, पोडियम पे है, इसी पोडियम में, हाँ खुली प्रिज्म देखिए। एक मिनट बच्चों रुको, आपको प्रिज्म दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म में कितने फलक होते हैं जरा ध्यान समझो। ये एक फलक ये हो गया, ये एक फलक है, ठीक है साहब। इसके बाद एक के बाद देखो ये एक है, देख पा रहे हो ना। अब नहीं देखोगे पास आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। अब देख लो, ये एक फलक ये हो गया, एक फलक, इसके पीछे वाला 2 फलक, इधर वाला 3, इधर वाला 4 और नीचे वाला 5, यानी कुल टोटल कितने फलक होते हैं, यानी कितने सतह होते हैं? 5 सतहों से ये प्रिज्म आपका क्या होता है? घिरा। देखो ऐसे बना दिया ना, एक सामने का, एक
एक पीछे का मेरे तरफ का 2, एक बगल का 3, इधर का 4 और नीचे का 5। तो ये जो प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से क्या होता है, घिरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लोगों यार तुम्हें दिखा दिए, अब विश्वास नहीं करोगे तो कहोगे भाई कैसे लोग हो भाई। चलो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। भाई नेत्रदान मतलब जानते हो, जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने नेत्र को दान में दे देते हैं, या पहले ही वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट में लिख देते हैं भाई जब हम मरेंगे तो मेरा जो ये नेत्र है, मेरा जो किडनी वगैरह हर एक चीज है वो दान में लिख देते हैं। तो भाई जो नेत्र यानी आंख का जो दान देने वाला होता है कि उसकी आयु सीमा कितनी होती है, किस आयु में आप दे सकते हो। तो देखो आप 10 के वर्ष के रहोगे तब पर भी दे सकते हो, 25 वर्ष के रहोगे तब पर भी दे सकते हो, 60 वर्ष के रहोगे तब पर भी दे सकते हो, यानी इनमें से सभी कोई भी वर्ष में रहो आप दे सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो कौन सा रंग ऐसा है जिनको खतरे में, खतरे जैसे खतरा जब आ जाए तो कौन सा रंग ऐसा होता है जो खतरे का प्रतीक होता है। नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग और पीला रंग। आपको बताएं, जैसे देखो सिंपल सा बताएं, शादी ब्याह में ये बताओ, शादी ब्याह में दुल्हन किस जोड़े में आती है, बताओ कौन सा कपड़ा पहन के आती है। अब तुम हमें कमेंट करना कि सर दुल्हन तो लाल, भाई दुल्हन है लड़की, पहले बात तो लड़की एकदम खतरा ही होती है और लाल कलर के पहन के आ जाती है, भाई हम आ गए हैं आपके जिंदगी में बर्बाद करने के लिए। ठीक है, हाँ कहते ना आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, लेकिन यहाँ पे आए हो मेरी जिंदगी में नहीं, आया हूँ तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करने। ये लड़कियों का डायलॉग होता है भाई साहब। लड़कों ये बोलते हैं कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम बहार बन के। तो भाई साहब ये लड़के लोग बोलते हैं, लड़कियां ऐसे नहीं बोलती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, तो जो लड़कियां होती है वहां पे दुल्हन होती है वो किस जोड़े में आती है, कौन सा कपड़ा पहन के आती है, लाल। तो खतरे का हमेशा निशानी होती है लाल रंग। कौन सा रंग, लाल रंग, मतलब एकदम खतरा है भैया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में। ठीक है, और 50 बहुविकल्पी एकदम मजे से हम लोग पढ़ेंगे, कोई टेंशन वेंशन नहीं है यार, कोई टेंशन वेंशन लेकर हमें थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, पृथ्वी पे धरती पे आए हैं एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, टेंशन वेंशन लेकर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो विद्युत प्रतिरोध मात्रक होता है। चलो भैया विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध देखो ये सब ना मात्रक वाले क्वेश्चन विद्युत से बहुत ज्यादा पूछता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, विभव का मात्रक क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या है, ये सारी चीजें पूछता है। तो बताओ ये जो एम्पियर होता है वो किसका मात्रक होता है, ये धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, धारा का। ये होता है विभवांतर का या विभव का, विभव का मात्रक होता है। ठीक है, ओम आपका किसका होता है, प्रतिरोध का। किसका होता है मेरे लाल, प्रतिरोध का। और वाट जो होता है वो शक्ति का होता है। किसका होता है, शक्ति का। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। क्या होगा, ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब सुनो, यदि आपसे ऐसे पूछे यहाँ पे कि धारा का मात्रक है तो एम्पियर है, विभव का मात्रक है तो वोल्ट है, शक्ति का मात्रक है तो वाट है, तो कोई भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है तो आप उसको टिक मारोगे। तो यहाँ आपका क्या है कि विद्युत जो प्रतिरोध होता है, जो धारा के मार्ग का विरोध करता है, वही प्रतिरोध, उसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन है 26 नंबर। देखो अब वही चीज पूछ लेना कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अभी पीछे बताए हुए है ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ मजेदार क्वेश्चन ये करा कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पे समतुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम की बात चली है मेरे भैया। ठीक है, श्रेणी क्रम की बात चली। अच्छा श्रेणी क्रम में जानते हो ना, R बराबर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 यही होता है। 4 प्रतिरोध रहेंगे तो R4, 5 प्रतिरोध रहेंगे तो R5। तो R1 का मान कितना दिया हुआ है, 1, R2 का मान कितना दिया हुआ है, 2, R3 का मान कितना दिया हुआ है, 3। सबको इज्जत से जोड़ दो, कितना आएगा, 3, 2, 5 और 1, 6 ओम आ गया। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, ये बताओ हमें बताओ कि ये ऑप्शन कौन सा सही है भैया, 6 ओम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। तो अगर आपको ट्रिक बताएं
कितनों मजे का प्रतिरोध दे दे, कितनों ढेर सारा दे दे, अगर आपसे पूछा कि सब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, सबको जोड़ के बता दो, वही प्रतिरोध होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अभी 28 हुआ है, अभी 50 तक जाना है, मंजिल बहुत दूर है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, अभी पीछे बताए हुए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला 30 नंबर, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, ये होगा वाट होगा, अभी पीछे बताए हुए हैं। तो भाई ये सारे क्वेश्चन आपके फर्जी क्वेश्चन है, आपको बताए हुए हैं। एम्पियर का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर, विभव का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, वाट किसका मात्रक, शक्ति का, तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा वाट, धारा का मात्रक एम्पियर, विभव का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो सबके मात्रक अभी ऊपर बताए हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक मतलब समझते हो, जैसे घर में मम्मी पापा क्या बोलते हैं ना कि हमरे 5 लड़के हैं 6 लड़के हैं ना, तो कहते हैं कि इसमें से इतने लोग हैं, चारों में से बताओ कौन सबसे सीधा साधा लड़का है। ठीक है, कौन एकदम सीधा साधा लड़का है ना। घर वाले जैसे मान लो यहाँ पे 4 बच्चे हैं आपके, ठीक है, जैसे आप 4 भाई हो और मम्मी पापा आए या कोई रिश्तेदार आए आपके घर में, पूछे आपसे कि बताओ बेटा कि इन चारों लोगों में से, आपके मम्मी से पूछे कि इन चारों लोगों में से कौन से एकदम सीधे साधे बच्चे हैं। ठीक है, वही चीज कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्राणी है, ठीक है, आदमी है कि वो विद्युत का सुचालक है, मतलब आराम से उसमें धारा यहाँ प्रवाहित करो तो यहाँ आराम से प्राप्त हो जाए, मतलब आसानी से धारा का प्रवाह हो सके। सुचालक का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो सके, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना, इन सब में धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, तार हो गए, कापर ऊपर, ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। अब लकड़ी हो गया, वो लकड़ी सुचालक नहीं कुचालक होता है। तो इनमें से देखो, सल्फर आपका क्या है, सल्फर आपका कुचालक है। प्लास्टिक में धारा बह नहीं सकती, आयोडीन में धारा बह नहीं सकती, तो धारा बहेगी तो बहेगी किसमें, धारा बहेगी तो बहेगी किसमें, ग्रेफाइट में। अब कहोगे सर ग्रेफाइट क्या होता है, बेटवा पेंसिल का नोक जानते हो, पेंसिल का नोक जो ये वाला होता है ब्लैक कलर का, वो कार्बन का बना होता है, वो कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में धारा का प्रवाह होता है, किसके कारण होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट में धारा का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो ज्यादातर हम डीप में ही आपको बता दे रहे हैं कि कौन कैसे क्यों हो रहा है। ठीक, चलो अगला 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो पहले देखो आपके घरों में बल्ब लगे होते थे ना, जो रेड कलर वाले, ठीक है, एक तरीके से बोले जिसमें ऐसे बल्ब बना रहता था, ऐसे बल्ब बना रहता था, ठीक है, ऐसे करके, और इसमें ऐसे फिलामेंट लगे होते थे। ठीक है, ऐसे फिलामेंट लगे होते थे। फिलामेंट मतलब होता है तंतु, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। तो कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, ये कौन से धातु का बना होता है, ये तंतु। जैसे ज़्यादा धारा प्रवाहित करने पे ये टूट जाता था ना, ठीक है, तो बल्ब में लगे होते थे पहले, अब तो एलईडी वगैरह बल्ब आ गए, पहले सूर्या उर्या करके बल्ब आते थे तो उसमें ऐसे लगे होते थे ना। तो अब सुनो जरा कि विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु का बना होता है, तो ये धातु का बना होता है टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का, लोहा का नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, भाई लोहा तांबा इन सभी को लगाकर देखा था, लेकिन उससे ऊर्जा हमें नहीं मिल रही थी। ठीक है, उससे ऊर्जा नहीं मिल रही थी, लेकिन टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है भैया। ठीक है, तो इसलिए टंगस्टन धातु का यूज करते हैं। तो ये पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको इतना नहीं डीप में इसका रामायण नहीं जानना है, आपको खाली रामायण इतना समझ के जाना है कि भाई विद्युत बल्ब हो गए, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, वो किसका बना होता है, तो आपके दिमाग में आ गया सर टंगस्टन का। ठीक है, और यही बात आपसे पूछ ले कि हीटर के लिए कहेगा कि विद्युत हीटर में जो वायर लगे होते हैं, जो तार लगे होते हैं, वो किसके बने होते हैं, तो वो नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं मेरे भाई, नाइक्रोम के। या विद्युत आपसे क्या पूछ ले, विद्युत प्रेस, मतलब विद्युत स्त्री मतलब वो औरत वाली नहीं, स्त्री जो प्रेस करते हो ना, उस प्रेस में कौन से वायर लगे होते हैं, कौन से तार लगे, तो उसमें भी नाइक्रोम का तार लगा होता है। ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। एक बहुविकल्पी कई तरीके से पूछ सकता है आपसे ना। चलो, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी आपके देख सकते हो घरों में, किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब कि दृष्ट धारा।
AC और DC दोनों, मतलब इन दोनों का, और इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बता दें आप लोग को ना, जो आप घरों में बैटरी देखते हो ना, जैसे आप ये टार्च देख रहे हो, टार्च में कौन सी करंट होती है? वो तो डायरेक्ट करंट होता है, DC। ठीक है, कौन सा होता है? DC। और जो आपके घरों में जो लाइट आती है, ठीक है, पावर हाउस से जो लाइट आती है, उसमें जो करंट होता है वो AC होता है। क्योंकि जो धारा होती है ना, धारा आपके दो प्रकार की होती है, एक AC होता है, एक DC होता है। तो बैटरी में कौन सी धारा मिलती है हमको? DC। ये पावर हाउस से मिलती है AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो बैटरी से हमें कौन सी धारा मिलती है? DC धारा मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और हमें पावर हाउस से कौन सी धारा मिलती है? वो AC मिलती है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्या कर रहा है ना, कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। जैसे आपके घर में, जैसे आप कभी मिल उल देखे हो, मिल जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह हो, तो वहाँ फैक्ट्री में आपका जो क्या कहते हैं शक्ति है, यानी जो इसका बोलते हैं करंट है, वो किसके फॉर्म में होती है? वहाँ पे होती है 1 किलोवाट घंटा, ऐसे चलता है। तो 1 किलोवाट घंटा को किसका व्यवहारिक मात्रक क्या होगा? तो होता है वो यूनिट। क्या होता है? 1 यूनिट। कहोगे ना कि आज हमारे मतलब कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री जो है उसमें 2 यूनिट बिजली खपत हो गई, तो 2 यूनिट बिजली की खपत हो गई, उसी 2 यूनिट को हम लोग बोलते हैं किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा किसको प्रदर्शित करता है? 1 यूनिट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे, करा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी कभी ऐसे लिखता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घात में -19 जूल। क्या होता है? जूल। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 घात में -19 जूल होता है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 घात में -19 जूल। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है ना। अब हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? देखो हमारा ये जो पावर हाउस होता है मेरे लाल, ठीक है, यहाँ पावर हाउस से 2 तारें आती हैं, 2 मोटी सी क्या आती हैं? तारें आती हैं। एक तार को बोलते हैं उदासीन तार। कौन सा तार बोलते हैं? उदासीन तार। और एक को बोलते हैं गर्म तार। ठीक है, गर्म तार। ठीक है, ये उदासीन तार होता है, ये गर्म तार होता है ना। गर्म तार मतलब जिसमें धारा बहे, और उदासीन मतलब जिसमें धारा ना बहे, न्यूट्रल हो। ठीक है, उसमें कोई धारा ना बहे। तो अब कह रहा है इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा? उदासीन का और विद्युतमय मतलब जिसमें विद्युत धारा बह रही है, उसके बीच का विभवांतर कितना होता है? तो याद रखो, पावर हाउस से जो हमारे घरों तक बिजली यानी खंभों तक बिजली आती है, वो आती है 220 वोल्ट। कितनी आती है? 220 वोल्ट। अब हमें कितना आवश्यकता है, हम अपने आवश्यकता के अनुसार वहां से वोल्टेज लेते हैं, लेकिन आता पावर हाउस से कितना वोल्टेज है? तो 220 वोल्ट है। ठीक है, कितने वोल्ट है? 220 वोल्ट होते हैं, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो जो उदासीन, देखो 2 तारें आती हैं, ठीक है, चलो पावर हाउस से 2 तारें आई, एक तार का नाम होता है उदासीन तार और एक तार का नाम होता है विद्युतमय तार, मतलब जिसमें धारा बहे। तो जो तारें उदासीन होती हैं, जिसमें धारा नहीं बहती, वो किस रंग की होती है? वो आपसे पूछा है, तो वो काले रंग की होती है। और जिसमें धारा बहती है वो किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है? वो काला होता है, वो काला तार होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है भाई? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, SI मात्रक। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक यानी इस B का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वेबर होता है, टेस्ला होता है, या फैराडे होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो गया। आगे क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? भाई ये की थी आपके माइकल फैराडे ने। किसने की थी? माइकल फैराडे ने। मैक्सवेल ने नहीं किया था, फ्लेमिंग ने नहीं किया था, एम्पियर ने नहीं किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। करा कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? दिशा क्या होती है? जरा ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है, अब सोचो जरा, कोई छड़ चुंबक है, चलो ठीक है, हमने यहाँ छड़ चुंबक बना दिया। ये मेरा नॉर्थ है, चलो इसको सही थोड़ा सा बनाते हैं ना। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा क्या है? साउथ है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, इस छड़ के बाहर की ओर कहाँ चलती हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। और अंदर की ओर कहाँ चलती हैं? साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। ठीक है, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव, साउथ का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। तो अंदर की तरफ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और अंदर की तरफ, ठीक है, और अंदर की तरफ, एक मिनट रुक जाओ, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका क्या है? दक्षिणी ध्रुव है ना। तो अब जरा ध्यान समझो, नॉर्थ मतलब उत्तरी, साउथ मतलब दक्षिणी। ठीक है, तो चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र, देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका खत्म हो गया। क्या बचा? अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की ओर मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना आप समझो। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? ठीक, अगला क्वेश्चन है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझो, समान प्रकार की बोल रहा है कि सजातीय ध्रुव, सजातीय मतलब समान प्रकार के ध्रुव हो ना। तो देखो, चुंबक के दो प्रकार के ध्रुव होते हैं भाई, एक नॉर्थ होता है, एक क्या होता है? साउथ होता है। जब दोनों समान प्रकार के ध्रुव हो, यानी ये भी साउथ हो, ये नॉर्थ हो, ये भी साउथ हो और ये भी साउथ हो, जब दोनों को संपर्क में ऐसे लाएंगे ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों प्रतिकर्षित? क्योंकि समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। तो जब दोनों सेम सेम रहेंगे, चाहे वो नॉर्थ वाला रहे, या हम ऐसे भी ला सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये भी आपका क्या है? नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर साउथ है। तो अब देखो दोनों समान है ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। हटो, ठीक है, मेरे पास से चलो। तो जो समान प्रकार के ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 के बाद 42। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? ठीक है, तो वो भाई माइकल फैराडे ने भौतिक के बारे में बताया था, यानी फिजिक्स के बारे में बताया था। और फिजिक्स के कई कॉन्सेप्ट ये आपके माइकल फैराडे ने दिया था। अभी आप पीछे पढ़ोगे ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने बताया था? वो बताया था माइकल फैराडे ने ही। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे ने बताया था, यानी ये भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर, जैसे कोई मोटर हो, तो मोटर द्वारा क्या बदला जा सकता है? तो आप देखो, विद्युत मोटर में आप जब से ही धारा प्रवाहित करते हो तो विद्युत मोटर क्या करने लगता है? नाचने लगता है। और हम क्या करते हैं? विद्युत उसमें प्रवाहित करते हैं। विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा को। तो विद्युत जो मोटर होता है धारा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। विद्युत को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। अगर यही बात डायनमो की बात करें, डायनमो की बात करें, डायनमो मतलब जनित्र की बात करें, ठीक है, जनित्र की बात करें, तो ये क्या करता है? ये विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। और ये जो डायनमो होता है, जैसे आप ये जो धारा जो आपको मिल रही है, करंट मिल रहा है, बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें ना धारा की वजह से हो रहा है। ये धारा बनता कैसे? वो जनित्र द्वारा बनता है, यानी डायनमो द्वारा। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? जैसे आप कहीं देखे होंगे ना, जल से धारा प्रवाहित तो मतलब बने, या देखोगे कहीं कहीं जहाँ समुद्री किनारे होते बड़े बड़े पवन चक्की लगे होते, पंखे लगे होते हैं, तो पंखे में
डायनमो लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये डायनमो जैसे जैसे घूमता है आपको धारा मिलती है, ठीक है। तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, और जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 43 के बाद 44, देखो वही बात, डायनमो का काम वही बताया ना कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक। देखो अभी हमने बताया ना चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का एक एसआई मात्रक हमने क्या बोला कि टेस्ला हो गया। एक एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक ये हो जाएगा, एक टेस्ला हो जाएगा, एक गॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी डी नंबर आपका राइट हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहीं कहीं ये दे देता है, कहीं कहीं टेस्ला देता है, कहीं कहीं गॉस देता है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का विभव होता है, मतलब अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, तो अर्थ का पोटेंशियल आपका 0 होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी पे जो विभव होता है, पृथ्वी के केंद्र पे जो विभव होता है वो 0 होता है, ठीक है। वहां पे कोई विभव नहीं होता, 0 होता है ना। आगे चलो, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ नहीं है मतलब चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करता। तो लोहा से चुंबक बना सकते हैं, निकल से भी चुंबक बना सकते हैं, कोबाल्ट से भी चुंबक बन सकता है। जो आपके चुंबक बनते हैं ये निकिल लोहा और कोबाल्ट से बना सकते हो चुंबक, लेकिन पीतल से चुंबक नहीं बना सकते। तो नहीं वाला पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है ना। 48 नंबर क्या क्वेश्चन करा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो अभी ऊपर बताया ना कि वही क्वेश्चन रिपीट किया ना, वही क्वेश्चन भी पीछे जो बताया वही क्वेश्चन रिपीटेड है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखो। अगला 49 नंबर क्या है, विद्युतमय तार किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। अभी बताया ना कि विद्युत उदासीन तार कैसा होता है, काले रंग का होता है। जिसमें विद्युत प्रवाहित हो रही हो वो किस रंग का होता है, वो लाल रंग का होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी 50वां नंबर क्वेश्चन है, एकदम आईएमपी है, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी एसी की बात हम चल रहे हैं ना, कि आवृत्ति होती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी होती है, तो होती है वो 50 हर्ट्ज। कितना होती है, 50 हर्ट्ज। तो याद रखिएगा जो भारत में जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है उस विद्युत धारा का जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये रहे आपके 50 टोटल फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग रसायन विज्ञान के यानी चैप्टर 1, 2, 3, 4 के पूरा 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहां से जाके देख लो। और एक बार 50 बहुविकल्पी फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम बता चुके हैं, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप जाओ देखो, मजे से पेपर दो, ठीक है। यही हमारी ख्वाहिश रहेगी। और दूसरी बात, अब हम लोग क्या करेंगे, ये विज्ञान के बहुविकल्पी 150 हो गए, कितने हो गए, 150। और 150 बहुविकल्पी आपके लिए पर्याप्त है। अभी पेपर आएगा समीप तो और भी बहुविकल्पी कराए जाएंगे। अब हमारे फरहान सर जो हैं वो आपके बायोलॉजी के कल 50 बहुविकल्पी आपको बता देंगे, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर में 4-4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं 4-4 नंबर के, वो हम कल से बनाना वीडियो स्टार्ट कर देंगे। आप लोग मजे से देखिए और वीडियो को ज़्यादातर बच्चों के पास शेयर करिए। आपके मित्र होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, चाचा होंगे, चाचे जो भी होंगे आपके संपर्क में जो पढ़ाई कर रहे होंगे उनको ये वीडियो भेजिए, वो भी देखें, वो भी अपनी प्रॉपर तैयारी करें। पेपर बहुत समीप है, ठीक है। तो हम करते हैं एक नए वीडियो में आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग से धन्यवाद चाहते हैं। और अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादातर बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।